गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग हमारा जो चैप्टर है बेटा एक्चुअल में वो शुरू करेंगे। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। उससे पहले हम समझेंगे जो हमारा फिजिक्स है बेटा वो एक्चुअल में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले समझो फिजिक्स में आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स दो होते हैं बेटा, एक होता है मैकेनिक्स फर्स्ट। मैकेनिक्स फर्स्ट में जो चैप्टर्स आते हैं वो सबसे पहले है बेटा तुम्हारा काइनामैटिक्स। ठीक है, और काइनामैटिक्स में जो चैप्टर्स हैं वो है बेटा मोशन इन वन डायमेंशन। दूसरा चैप्टर है तुम्हारा मोशन इन टू डायमेंशन, जिसको मोशन इन प्लेन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन प्लेन। और तीसरा जो चैप्टर है बेटा मैकेनिक्स वन में काइनेमैटिक्स के पार्ट में वो है तुम्हारा सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स मैकेनिक्स फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा काइनेमैटिक्स में फर्स्ट चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन, सेकंड चैप्टर मोशन इन टू डायमेंशन या फिर मोशन इन प्लेन, और तीसरा है तुम्हारा सर्कुलर मोशन। फिर जो सेकंड चैप्टर है बेटा वो होता है तुम्हारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये मैकेनिक्स फर्स्ट में ही आता है। तीसरा जो चैप्टर होता है बेटा आपका होता है वर्क पावर एंड एनर्जी। और जो चौथा चैप्टर आता है बेटा वो होता है सेंटर ऑफ मास एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सेंटर ऑफ मास एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और जो फिफ्थ एंड लास्ट चैप्टर होता है मैकेनिक्स वन में वो होता है आपका बेटा रोटेशनल मोशन फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। रोटेशनल मोशन फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो ये 5 चैप्टर मिलके बनते हैं बेटा मैकेनिक्स। क्लियर बात सबको? तो हमारा फिजिक्स जो है उसमें सबसे पहला पोर्शन है आपका मैकेनिक्स में सबसे पहला चैप्टर काइनेमैटिक्स 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। एक मोशन इन वन डायमेंशन, दूसरा मोशन इन टू डायमेंशन जिसको मोशन इन प्लेन भी कहते हैं, फिर है एक सर्कुलर मोशन, फिर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फिर है वर्क पावर एंड एनर्जी, फिर है सेंटर ऑफ मास एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और फिर है बेटा रोटेशनल मोशन फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो ये जो मैकेनिक्स वन है बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का। ठीक है, जिसमें JEE में तकरीबन 8 क्वेश्चन और नीट में तकरीबन 13 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। इस चीज को ध्यान रखना और उसी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना, और फिजिक्स का ये फाउंडेशन होता है। क्लियर है बात? फिर बात आती है मैकेनिक्स 2 की। तो अगर मैकेनिक्स 2 की हम बात करें तो मैकेनिक्स 2 में पहला चैप्टर जो होगा आपका ग्रेविटेशन होगा बेटा। क्लियर बात? फर्स्ट चैप्टर इज ग्रेविटेशन और सेकंड चैप्टर होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन मैकेनिक्स 2 में, और दूसरा चैप्टर है बेटा आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
सॉलिड या फिर मैटर, सॉलिड कह लो या मैटर कह लो, ठीक है। तो मैकेनिक्स 2 में बस इतना ही। फिर जो चैप्टर आपके पास आएंगे वो आएगा बेटा आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, ठीक है बेटा। फिर जो आपका चैप्टर आएगा इसके बाद वो है आपका काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम लोग केटीजी, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद जो चैप्टर आएगा आपका अगला वो होगा बेटा थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। और थर्मोडायनामिक्स में आप केमिस्ट्री में भी इस चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद है बेटा आपके पास जो चैप्टर वो है लास्ट वेव्स एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। और एक बिल्कुल स्टार्टिंग में एक और चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो कुल मिला के आपके फिजिक्स के 11th में ये सिलेबस है। क्लियर है बात सबको? तो सबसे पहले मैकेनिक्स फर्स्ट पढ़ा जाता है बेटा, उसमें जो टॉपिक है वो आपका काइनेमैटिक्स है। काइनेमैटिक्स में सबसे पहला चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन, फिर मोशन इन टू डायमेंशन या मोशन इन प्लेन, फिर हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, फिर आता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फिर है वर्क पर एनर्जी, फिर है सेंटर ऑफ मास एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन, फिर है रोटेशनल मोशन फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, फिर है आपका मैकेनिक्स 2 में ग्रेविटेशन, और सेकंड टॉपिक है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फिर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, फिर है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, फिर है आपका थर्मोडायनामिक्स, और लास्ट है आपका बेटा वेव एंड एसएचएम, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सारे चैप्टर्स मिलके बनते हैं बेटा 11th का फिजिक्स का सिलेबस। क्लियर है बात? तो अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहला जो कार्यक्रम होगा वो हमारा काइनेमैटिक्स का है। तो सब लोग हेडिंग डालेंगे काइनेमैटिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं एक्चुअल में काइनेमैटिक्स है क्या। तो हेडिंग हमारा डलेगा बेटा अब काइनेमैटिक्स, राइट डाउन काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स जो है बेटा ये वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें जब बॉडी मोशन में होता है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज अचीव करता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो काइनेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी कैन डील द प्रॉपर्टीज achieved by body or particle when it is in motion, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स, तो काइनेमैटिक्स क्या है? तो काइनेमैटिक्स है बेटा इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we can study about different properties achieved by particle, different properties achieved by particle when it is in motion, when it is in motion। देखो बेटा काइनेमैटिक्स में हम लोग उस चीज के बारे में बात करते हैं बेटा, उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं जो बॉडी चल के अचीव करता है। अच्छा समझना, एक चीज होता है मोशन का होना, तो हमारे दिमाग में सवाल आता है कि भाई मोशन क्यों हो रहा है, पर मोशन क्यों हो रहा है ये हम काइनेमैटिक्स में नहीं पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं बेटा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। यहां सिर्फ और सिर्फ
हमें ये पढ़ना होता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज आती है। जैसे बॉडी के पास फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी मोशन में है, इफ अ बॉडी is in motion, then if a body is in motion, then it achieves speed, it achieves velocity, it achieves acceleration, it achieves displacement, it achieves distance, it achieves different things। तो जब कोई बॉडी मोशन में होता है बेटा तो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज अचीव होती हैं। ठीक है, मोशन क्यों हो रहा है इसके बारे में नहीं सोचना है, बस ये समझ में आना चाहिए भाई मोशन हो रहा है। तो अगर मोशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, बॉडी के पास कुछ स्पीड होगी या बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी होगी, बॉडी के पास कुछ एक्सेलरेशन आएगा। तो हम जब कोई बॉडी मोशन में होता है तो वो बॉडी जो प्रॉपर्टीज अचीव करता है, जो भी प्रॉपर्टीज उसके पास अचीव होती है बेटा, उन प्रॉपर्टीज की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेमैटिक्स। क्लियर हो गई बात सबको। अब अगली बात देखते हैं कि आखिर काइनेमैटिक्स में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स में जो हमें पढ़ना है वो मोशन के बारे में पढ़ना है। तो अब देखो बेटा, मोशन हमारे सिलेबस में 3 तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ मोशन। तो हमारा अगला टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। तो देखो दोस्तों, मोशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। मोशन इज ऑफ 3 टाइप्स। एक होता है बेटा आपका मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन। फिर होता है बेटा आपका मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन। और फिर होता है आपका बेटा मोशन इन 3 डायमेंशन। मोशन इन 3 डायमेंशन। तो मोशन को हमने हमारे हिसाब से बेटा 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। पहला कैटेगरी आपका होता है मोशन इन 1 डायमेंशन, फिर दूसरा कैटेगरी आपका बेटा मोशन इन 2 डायमेंशन, और तीसरी कैटेगरी है आपकी मोशन इन 3 डायमेंशन। तो सबसे पहले समझते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन के बारे में। ये जो मोशन इन 1 डायमेंशन है बेटा, इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। फिर अगर मोशन इन 2 डायमेंशन की बात करें बेटा, तो इसको और क्या कहा जाता है, इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं मोशन इन क्या बेटा, प्लेन। मोशन इन प्लेन। और 3 डायमेंशन को 3 डायमेंशन ही कहा जाता है। क्लियर है। तो मोशन इन 1D, इसी को अपन क्या कहते हैं बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन। फिर मोशन इन 2 डायमेंशन, इसको अपन कहते हैं और क्या, मोशन इन प्लेन। अब टॉपिक्स क्या क्या हैं हमारे सिलेबस में इन सब के रिलेटेड। ठीक है, तो देखो मोशन इन 1D में तो हमें क्या है पढ़ना है बेटा, 1 डायमेंशन मोशन ही पढ़ना है। तो इसमें 1 डायमेंशन मोशन, इसको 1D से भी लिखा जाता है, ध्यान रखना। अभी जो 2 डायमेंशनल मोशन है बेटा, इसमें हमारे पास 2 टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं। एक हमें पढ़ना होता है बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। आगे चल के जब चैप्टर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। और दूसरा आपको पढ़ना है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो सेकेंड टॉपिक जो होगा आपका बेटा 2 डायमेंशनल मोशन में, वो होगा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। मोशन इन 3D में सिर्फ एक टॉपिक, दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब देखो बेटा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन अलग चीज है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन अलग चीज है। देखो, एक सर्कल को
तुम जमीन पे रख दो ऐसे, एक सर्कल को अगर तुम जमीन पे रख दोगे बेटा तो वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, और वो 2 डायमेंशन का एग्जांपल है। पर उसी सर्कल को अगर ऐसे बना दो, वर्टिकली बना दो बेटा, क्लियर बात सबको, तो उसको अपन कहते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्लियर बात। तो वापस से हम काइनेमैटिक्स को स्टडी कर रहे हैं बेटा। काइनेमैटिक्स में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के जो फीचर्स होते हैं बॉडी में उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। मोशन 3 तरीके से हमें पढ़ना है। एक पढ़ना है मोशन इन 1 डायमेंशन, जिसको और हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। अच्छा, फिर मोशन इन 2 डायमेंशन, इसको मोशन इन प्लेन भी कहते हैं। इसमें हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं, एक है प्रोजेक्टाइल मोशन, एक है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। और फिर आपका है नेक्स्ट बेटा मोशन इन 3 डायमेंशन, इसमें क्या पढ़ना है आपको, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्लियर बात। अब इनके मतलब क्या है इनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन, 1D मोशन, जिसको और क्या कहते हैं बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। क्लियर है बात सबको, मोशन इन 1D। तो हेडिंग डालो मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन और रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन भी कह सकते हो। ठीक है, तो हमारा अगला हेडिंग है मोशन इन 1 डायमेंशन, जिसको और क्या कहते हैं बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन, और क्या कह सकते हो इसको आप, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। ठीक है जी, क्लियर बात। तो इसके बारे में अभी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हमारे पास कुल मिला के बेटा 3 प्लेन्स होते हैं। ठीक है, वी हैव 3 प्लेन्स। ठीक है, तो प्लेन्स का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बेटा, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इस चीज को मैं वापस से लिख देता हूं, ऑल द 3 axes are perpendicular, all the 3 axes are perpendicular to each other। ये जितने भी एक्सेस होते हैं बेटा ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर बात सबको, ऑल द 3 एक्सेस, ये x एक्सेस, ये y एक्सेस और z सामने। क्लियर बात। तो देखो बेटा हमारे पास कुल मिला के 3 प्लेन्स होते हैं। ठीक है, प्लेन बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस होता है। प्लेन is combination of axes। प्लेन जो होता है बेटा वो एक्सेस का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे ये सबको दिख रहा है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो इसको अपन कहेंगे बेटा xy प्लेन। इसी तरीके से यहां दिख रहा होगा, इसको क्या कहेंगे अपन, yz प्लेन। ठीक है जी, इसी तरीके से इसको क्या कहेंगे बेटा, zx प्लेन। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ 3 प्लेन्स, xy प्लेन, yz प्लेन एंड zx प्लेन। क्लियर हो गई बात सबको, तो इस चीज को याद रखेंगे। अच्छा, जो हमारा x एक्सिस होता है बेटा, इसको आज के बाद ना x एक्सिस मत कहो, इसको आज के बाद हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो x एक्सिस इज कॉल्ड क्या बेटा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और y एक्सिस जो है इसको आज के बाद अपन कहेंगे वर्टिकल एक्सिस। जो y एक्सिस है, दिस y एक्सिस इज कॉल्ड क्या बेटा, वर्टिकल एक्सिस। और यूनिट वेक्टर के बारे में सब लोग जानते हैं, तो बार-बार मुझे कहने की जरूरत ना पड़े। x एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, i कैप, y एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, j कैप, और z एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, k कैप। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अभी मोशन इन 1 डायमेंशन की। मैंने आपको क्या क्या बता दिया बेटा, हमारे पास 3 एक्सेस होते हैं, ऑल द 3 एक्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कितने प्लेन होते हैं बेटा, 3 प्लेन होते हैं। प्लेन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस, एक होता है xy प्लेन, एक होता है yz प्लेन और एक होता है zx प्लेन। इसके बाद मैंने आपको और क्या बताया बेटा, जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है, मतलब x एक्सिस का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, और y एक्सिस का क्या मतलब होता है दोस्तों, वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो अब हम समझते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन क्या होता है। तो मोशन इन 1 डायमेंशन होता है बेटा, इफ द पार्टिकल
is performing, if the particle is performing motion along only one axis, out of 3, then the motion defined by particle is called क्या बेटा, वन डायमेंशन मोशन। देखो क्या होता है बेटा वन डायमेंशन मोशन। मान लो हमारे पास ये है वर्टिकल एक्सिस, ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, क्लियर बात। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बार बार कह रहा हूं ध्यान रखना, ये कहलाता है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये कहलाता है हमारा वर्टिकल एक्सिस, और z एक्सिस को परपेंडिकुलर एक्सिस भी कहते हैं, पर तुम अभी छोड़ दो, ये हो गया आपका z एक्सिस। तो देखो बेटा वन डायमेंशन मोशन क्या होता है, बहुत ही आसान। 3 एक्सिस होते हैं हमारे पास, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब इफ द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग मोशन अलोंग ओनली वन एक्सिस, सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग मोशन परफॉर्म कर रहा है बेटा, आउट ऑफ 3 एक्सिस होते हैं, जिसमें से सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग अगर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो हम कहेंगे द पार्टिकल इज इन मोशन इन वन डायमेंशन। मतलब कि पार्टिकल सिर्फ या तो एक्स एक्सिस पे चले, या पार्टिकल सिर्फ y एक्सिस पे चले, या पार्टिकल सिर्फ z एक्सिस पे चले, ठीक है बेटा। तो अगर पार्टिकल किसी एक एक्सिस पे चलता है तीनों में से, चाहे वो x पे चले, चाहे वो y पे चले, चाहे वो z पे चले, तो अब आउट ऑफ ऑल द 3 एक्सिस इफ द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग मोशन ओनली अलोंग एनी वन ऑफ द एक्सिस, चाहे वो x एक्सिस पे चले, चाहे वो y एक्सिस पे चले, चाहे वो z एक्सिस पे चले, तो तीनों में से अगर किसी एक ही एक्सिस पे पार्टिकल मोशन को परफॉर्म करता है, तो उसको हम कहते हैं बेटा मोशन इन वन डायमेंशन। क्लियर हो गई बात। इसको और क्या कहा जाता है बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन, या और क्या कह सकते हैं उसको, लीनियर मोशन। फिर बात आती है मोशन इन 2 डायमेंशन की। तो 2 डायमेंशन मोशन हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग मोशन इन 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशनल मोशन होता है बेटा अगर पार्टिकल 3 एक्सिस में से किसी एक एक्सिस पे चले, किसी 2 एक्सिस पे चले, तो 2 एक्सिस के कॉम्बिनेशन को मैंने अभी बताया था बेटा प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल इज परफॉर्मिंग मोशन इन एनी ऑफ द प्लेन, चाहे वो xy प्लेन पे हो, चाहे वो yz प्लेन पे हो, चाहे वो zx प्लेन पे हो, उस मोशन को हम क्या कहते हैं बेटा, मोशन इन 2 डायमेंशन। तो हमारी अगली हेडिंग होगी मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। तो समझते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन क्या होता है। मोशन इन 2 डायमेंशन होता है इफ द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग motion in any of the 2 axes, out of 3, also called plane, then the motion is called क्या बेटा, मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है जी। क्लियर है बात सबको। तो इफ द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग मोशन इन एनी ऑफ द 2 एक्सिस, किसी 2 एक्सिस पे चले तीनों में से, उस और 2 एक्सिस के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं बेटा, प्लेन कहते हैं। देन द मोशन इज कॉल्ड मोशन इन 2 डायमेंशन। मतलब अगर ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो मैंने आपको बताया था प्लेन का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एक्सिस। मतलब ये कौन सा प्लेन हो गया बेटा, xy प्लेन हो गया, ये कौन सा प्लेन हो गया, yz प्लेन हो गया, ये कौन सा प्लेन हो गया, zx प्लेन हो गया। तो जब पार्टिकल
तीनों प्लेन में से किसी एक प्लेन पे चले या मोशन इन प्लेन करे पार्टिकल, ठीक है बेटा, तब हम कहते हैं इसको मोशन इन टू डायमेंशन। इफ द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग मोशन in any of the two axes out of three also called plane, then the motion is called motion in क्या बेटा, two dimension। इस तरीके के मोशन को हम लोग कहते हैं motion in two dimension। क्लियर हो गई बात? अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा बातचीत है बेटा मोशन इन थ्री डायमेंशन। इन सबके एग्जांपल्स चैप्टर की फॉर्म में हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि 1D 2D और 3D क्या होता है। क्लियर है बात सबको? तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है बेटा राइट डाउन मोशन इन थ्री डायमेंशन। मोशन इन थ्री डायमेंशन। तो थ्री डायमेंशन मोशन क्या होता है बेटा? जब पार्टिकल का मोशन तीनों एक्सिस के अलोंग हो, ठीक है, 3D मोशन जिसको कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपने 3D मूवी जो होती है वो ऐसा लगता है बिल्कुल सामने ही मारपीट चल रही है या सामने जो भी मूवी में सीन्स होते हैं वो दिखते हैं, वो 3D है। तो अब हम बात करते हैं बेटा अगला, दैट इज मोशन इन थ्री डायमेंशन। मोशन इन थ्री डायमेंशन, ठीक है। तो इफ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग मोशन along all the three axes, ठीक है, then the motion is called क्या बेटा? motion in three dimension। तो if the particle is performing motion along all the three axes, along all the three axes x, y and z are called three dimensional motion। तो अगर पार्टिकल तीनों एक्सिस के अलोंग चलता है बेटा, ठीक है, क्लियर बात सबको, x y z तीनों एक्सिस के अलोंग चलता है तो हम कहते हैं बेटा द मोशन इज कॉल्ड क्या? थ्री डायमेंशनल मोशन। समझ में आ गई बात? तो वापस से एक बार क्विक रिवीजन, हम लोग काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं बेटा। काइनेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी कैन डील द प्रॉपर्टी अचीव्ड बाय बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन। अब मोशन कितने टाइप का होता है दोस्तों? थ्री टाइप का। क्या क्या होता है? मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन एंड मोशन इन थ्री डायमेंशन। वन डायमेंशन मोशन में पार्टिकल सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग चलता है, चाहे वो x पे चले, चाहे वो y पे चले, चाहे वो z पे चले। फिर मोशन इन टू डायमेंशन में क्या होता है बेटा? पार्टिकल दो एक्सिस के अलोंग चलता है, तो दो एक्सिस को कहा जाता है प्लेन। तो व्हेन द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग मोशन इन प्लेन, मतलब चाहे वो xy प्लेन हो, चाहे वो yz प्लेन हो, चाहे वो zx प्लेन हो, तो उसको हम कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। फिर हमने बात की थ्री डायमेंशन की। तो थ्री डायमेंशन मोशन में क्या होता है बेटा? व्हेन द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग मोशन अलोंग ऑल द थ्री एक्सिस, तीनों एक्सिस के अलोंग मोशन परफॉर्म करते हैं, तब हम कहते हैं बेटा द मोशन इज क्या? थ्री डायमेंशनल मोशन। तो हमारा जो चैप्टर है सबसे पहला वो है बेटा मोशन इन वन डायमेंशन। अब ये मोशन काइनेमैटिक्स पढ़ने में आपको 1 महीना लगेगा। क्लियर है बात? तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत धीरे धीरे इसको पढ़ा जाता है। कंसेप्चुअली पढ़ो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जितना क्वेश्चंस करते हैं फिजिक्स में बेटा उतना ही हमारा फिजिक्स स्ट्रांग होता है। तो अब हम हेडिंग डालेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन। तो अब देखो मोशन इन वन डायमेंशन में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, पहले हम उसकी लिस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और मैं आपको बता चुका हूं वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फिर आपको पढ़ना है बेटा सेकंड स्पीड एंड वेलोसिटी वेक्टर। अगेन वेलोसिटी भी कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर के बारे में हम सब जानते हैं, द क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी।
फिर हमें जो तीसरी चीज पढ़नी है बेटा, वो पढ़ना है आपको एक्सेलरेशन। क्या पढ़ना है? एक्सेलरेशन। क्लियर बात सबको? तो ये तीन चीजें मिला के मोशन इन वन डायमेंशन होता है। अब ये गलत फहमी मत पालना कि तीन, ये टॉपिक तो हमने 9th में भी पढ़ा है, 2 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा, ये बहुत लंबे और बहुत डिटेल्ड टॉपिक्स होते हैं। इसमें बीच में और कई सारी चीजें आएंगी। जैसे आपको याद हो अगर, तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा, s = ut + ½ at² या v = u + at या v² - u² = 2as। ये कई सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी बेटा। क्लियर बात? सारी चीजें यहाँ पे हम डिराइव करते हैं। जो फॉर्मूले आपने आज तक इस्तेमाल किए होंगे वो सारे के सारे फॉर्मूले हम यूज करते हैं। तो आप ये लिख लें, हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो पढ़ना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब इस बीच में और बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं बेटा, धीरे धीरे जिन टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है? तो हमारा सबसे पहला टॉपिक, राइट डाउन हेडिंग, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ अ चैप्टर नंबर 1। एक्चुअली में ये है चैप्टर 1। ठीक है? वो सब जो पढ़ा रहे हैं आपको वो बोनस है। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है? तो देखते हैं क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो बेटा, मैं आपको एक टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखा जाता है? r, और वेक्टर का सिंबल दैट इज एरो। ठीक है? तो मैंने आपको बताया था जो पोजीशन वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, r वेक्टर इज इक्वल्स टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ये आपको मैं बता चुका हूं। ये होता है फॉर्मूला किसका? पोजीशन वेक्टर का, जहां पे वेयर x, y and z are the coordinates of the क्या बेटा? पार्टिकल। x, y और z जो होता है वो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट्स होता है। और हम दूसरी बात भी जानते हैं, i कैप, j कैप and k कैप are unit vector, are unit vectors along x, y and z axis। ठीक है? तो ये भी आपको पता है। अब पोजीशन वेक्टर होता क्या है? तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा? याद करो, मान लो यहां पे एक पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, और ये पॉइंट हमें पता है क्या होता है बेटा? ओरिजिन। तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा? इट इज अ स्ट्रेट लाइन which join the particle with origin having magnitude as well as direction। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा? पोजीशन वेक्टर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो पार्टिकल को ओरिजिन से मिला देती है, और जिस लाइन के पास क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। अच्छा, पोजीशन वेक्टर के बारे में मैंने एक और चीज बताई थी, इफ वी हैव द coordinates of particle, then only we can write its क्या बेटा? पोजीशन वेक्टर। अगर आपके पास पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं तभी आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको दिख रहा हो बेटा तो पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला xi कैप
प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, जिसमें x मतलब x कोऑर्डिनेट, y मतलब y कोऑर्डिनेट और z मतलब z कोऑर्डिनेट। तो याद रखेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा? पोजीशन वेक्टर इज अ स्ट्रेट लाइन विच जॉइन द पार्टिकल विद ओरिजिन हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और पोजीशन वेक्टर लिखना है अगर तो आपके पास क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं है बेटा तो आप पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर नहीं लिख सकते हैं। तो आप देखते हैं ये है हमारे पास x एक्सिस, ये है हमारे पास y एक्सिस और ये है हमारे पास z एक्सिस। तो हम सब जानते हैं x के अलोंग क्या होता है बेटा? यूनिट वेक्टर i कैप, y के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? j कैप और z के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? k कैप। तो अब अगर मान लो P एक पार्टिकल है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है x1 y1 z1, तो हम इसका पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर इज अ स्ट्रेट लाइन which join the particle with origin having magnitude as well as direction। तो देखो लाइन की लेंथ मैग्नीट्यूड और एरो डायरेक्शन और ये है आपका ओरिजिन 0, 0, 0। तो ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? RP वेक्टर। अब अगर मैं यहां से RP वेक्टर की वैल्यू लिखूं तो देखो पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो अगर x की बात करें P के लिए तो RP वेक्टर इज इक्वल्स टू x मतलब कितना है दोस्तों? x1, y मतलब y1 और z मतलब z1। तो हम क्या लिख सकते हैं? RP वेक्टर इज इक्वल्स टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो ये हो गया P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। इसी तरीके से अगर मान लो यहां कहीं पे एक पॉइंट है Q और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है बेटा, तो इसका पोजीशन वेक्टर भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट्स है। देखो कोऑर्डिनेट्स है मतलब पोजीशन वेक्टर बना सकते हो। तो पोजीशन वेक्टर इज अ स्ट्रेट लाइन which join the particle with origin having magnitude as well as direction। तो ये पोजीशन वेक्टर Q का है बेटा, तो इसको क्या लिख सकते हो तुम? RQ वेक्टर। तो अगर RQ वेक्टर की बात की जाए तो RQ वेक्टर इज इक्वल्स टू देखना xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप होता है। तो हम लिख सकते हैं x1i कैप x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप। तो ये बना आपका पोजीशन वेक्टर फॉर Q। क्लियर है बात सबको? समझ गए यहां तक? तो बस बेटा आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में ही हम शुरू करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? तो सब लोग ध्यान से वेक्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करो, बार बार और डिफरेंशिएशन को समझो। हमने यहाँ पे वेक्टर और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे।